हेलो एवरीवन, मैं अनीशा शेख, आपकी ट्यूटर मेंटोर, आप सबका स्वागत करती हूँ लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ ब्लेंडरी इन्फोटेक। हम लोग वॉइस के चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं, स्टार्टिंग हो चुकी है। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वॉइस में वॉइस का इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट कंप्लीट डिस्कस हो चुका है। उसके रिगार्डिंग क्वेश्चनर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज जो टॉपिक स्टडी होने वाला है, वॉइस के अंदर ही टॉपिक शुरू होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो आज के टॉपिक में आप लोग सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है। उसके पहले देख लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आने वाले हेल्पिंग वर्ब माने सहायक क्रियाएं होती हैं 3, इज, एम और आर। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो मेन यानी कि मुख्य क्रिया मेन वर्ब का इस्तेमाल होता है वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, जिसको आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। अब देखिए, इसका इस्तेमाल आप करते हैं किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ। उसके अलावा प्रोनाउन में होगा ही, शी, इट, तो वहाँ पर भी आपको इसका इस्तेमाल करना है बिकॉज ये सिंगुलर होते हैं। किसी एक व्यक्ति या स्थान का नाम होगा तो वहाँ पर भी आपको हेल्पिंग वर्ब में इज का ही इस्तेमाल करना है। मैं लिख दूँ आपके लिए, इसकी हिंदी होती है हैं। इसी तरह से आर का इस्तेमाल करेंगे आप किसी भी प्लूरल नाउन यानी कि बहुवचन संज्ञा के साथ। उसके अलावा प्रोनाउन की बात करेंगे तो वी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, यू सेकंड पर्सन का प्लूरल है, दे थर्ड पर्सन का प्लूरल है। यहाँ पर भी आपको हेल्पिंग वर्ब आर का इस्तेमाल करना होता है। उसके अलावा अगर दो नाम, किसी एक व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, अगर कोई दो नाम जुड़े हों, उनके बीच में आ रहा हो ये वर्ड एंड, तब भी आप हेल्पिंग वर्ब आर का ही इस्तेमाल करते हो। और आर को हिंदी में कहते हैं ऐसा है, माने वो बिंदी वाला जो लगाते हैं वो। उसके अलावा बच गया हमारे पास आई मतलब मैं के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो होती है एम, और एम को हिंदी में हम कहते हैं हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं कि किस तरह से इन चीज़ों का हेल्प लेकर एक्टिव वॉइस को हम पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके पहले कि हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू करें, मैं आपको बता दूं अभी तक हम जो तरीका अपनाते आए हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, वही चीज़ें आपको दोहरानी है फिर से। ठीक है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के इज, एम, आर को आप पहले भी एक दफ़ा बोरो कर चुके हैं। याद कीजिए कहाँ बोरो किया था। याद कीजिए, आपने बोरो किया था इसको कि प्रेजेंट इनडेफिनेट के साथ। वहाँ पे हमने पैसिव वॉइस बनाते हुए प्रेजेंट इंडेफिनेट में इज, एम, आर को इधर से उधार लेकर वहाँ पे यूज़ किया था। अब दोबारा से हमारे पास ऑप्शन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव में भी इज, एम, आर ही रहेगा, पैसिव में भी इज, एम, आर रहेगा। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कब कॉन्टिन्यूअस टेंस है और कब है प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस? तो उसका डिफरेंशिएशन हमको यहाँ ये आईएनजी वाला वर्ड क्लियर करेगा। अभी शायद कुछ क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन जब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, रूल समझाऊंगी तो पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारे पास आपको अब तो याद हो ही गया होगा कि 4 तरह के सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। हमें फिर से उन्हीं 4 सेंटेंसेस की अलग अलग तरीके से बनाने हैं रूल्स, और उनके एक्टिव को पैसिव को में कन्वर्ट करना सीखना है। पहला सेंटेंस डिस्कस करते हैं। पहला सेंटेंस है हमारे पास ऑफ कोर्स पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में एक्टिव में जो आपको पहले से मिल रहा होता है, माने जो क्वेश्चन आपके सामने रखा होता है उसका फॉर्मेट क्या होगा, वहाँ आपको मिल रहा होगा सब्जेक्ट यानी कर्ता, यानी जो काम कर रहा है वो यहाँ पे कोई नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक चीज़ आपके सामने होती है। इसके बाद इस सब्जेक्ट के हिसाब से लगानी होती है आपको हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब ये लिखिए आपके पास HV, इसी को शॉर्टकट में कहेंगे तो हम ऑफ कोर्स हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब मैंने बता दिया आपको कब आपको इज लगानी है, कब एम, कब आर, कुछ देर पहले ही लिख के बताया था। अगर आपको ध्यान नहीं तो थोड़ा सा रिवर्स करके वीडियो को चेक कीजिए, यू विल कम टू नो वेयर यू विल यूज़ इज, एम एंड आर। अब इसके बाद आपको लगानी होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसको कि आप नॉर्मल लैंग्वेज में खास तौर पे जब हम लोग पैसिव वॉइस कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम लोग ऑफ कोर्स आईएनजी वाली फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और ऑफ कोर्स आपको लास्ट में लगाना होता है ऑब्जेक्ट।
तरीका बार बार पैसिव वॉइस का तरीका तो एक बार आप सीख चुके हैं ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वही आप दोहराएंगे। सब्जेक्ट को आपने आगे लाना है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके बाद आपको मेन वर्ब लगानी है, बाय लगाना है, ऑल दैट। यही तरीका हर बार हर टेंस और हर सेंटेंस में दोहराया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपके दिमाग में बैठ गई होगी। अब इस तरह का एक्टिव वॉइस आएगा तो आप पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करोगे? पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप अपना ऑब्जेक्ट उठाकर आगे ले आओगे। ये मैं आगे ले आई। अब नंबर 2 पर एक्टिव में लिखी हुई है हेल्पिंग वर्ब, हम भी नंबर 2 पर हेल्पिंग वर्ब को उतारेंगे, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब आपस में बदल सकती है। माने अगर यहाँ पे इज़ है तो यहाँ आर हो सकता है, अगर यहाँ एम है तो भी यहाँ पे आर या इज़ में से कुछ एक हो सकता है, या तो फिर वो दोनों सेम भी रह सकते हैं। क्यों? वजह, अगर यहाँ का सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो यहाँ पे आप इज़ रखते, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो ऑफकोर्स आपको यहाँ पे आर भी करना पड़ेगा। लेकिन इस एम.आर से कोई फोर्थ अपनी मर्जी की लेकर नहीं आ जाना आप हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि आप डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को, और प्रेजेंट के अंदर 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं कॉन्टिन्यूअस में, इज़, एम और आर। ऐसा ना हो कि आप यहाँ इस जगह पे वॉज, वर को ले आओ, या यहाँ पे आप विल का इस्तेमाल कर दो, या यहाँ पे आप हैज़, हैव, हैड में से किसी एक का इस्तेमाल कर दो। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी तो इज़, एम, आर 3 में से कोई एक आएगी। नंबर 4 की हेल्पिंग वर्ब का कोई ऑप्शन नहीं होगा आपके पास। तो नंबर 2 पे देखो, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब थी, यहाँ पर भी हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी। यहाँ नंबर 3 पे थी आपके पास एक मेन वर्ब, लेकिन अगर आप सीधा मेन वर्ब लिख दोगे थर्ड फॉर्म पे, बिकॉज आपको पता है कि जब भी आप पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार। तो अगर आप डायरेक्टली थर्ड फॉर्म लगा दोगे तो सेंटेंस आपका स्विच कर जाएगा प्रेजेंट इनडेफिनिट के ऊपर। कैसे होगा एग्जाम्पल में समझेंगे उसको भी, लेकिन हमें क्या करना है, नंबर 3 पे आया है V1 और नंबर 4 पे आया है ING, तो हम क्या करेंगे, इनको करेंगे इंटरचेंज। हम ING को पहले ले आएंगे, यानी कि अब नंबर 3 पे आपको ING की जगह लिखना होगा यहाँ पे बीइंग, तो अब आ गया ये इसकी जगह, ठीक है। बस इतना डिफरेंस हुआ, और जो नंबर 3 पे था वो चला गया उस जगह। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, अब लगाओगे आप ऑफकोर्स वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपका बस इतना सा इंटरचेंज होता है। ये हल्का सा चीज़ें आपने आगे पीछे की, आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यहाँ तक कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी ऐसे ही बन जाता है। वो आके मैं आपको सिखाऊंगी आगे जाकर, ठीक है जी। इतना हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने ऑफकोर्स लगा देना है बाय, और उसके बाद जो सब्जेक्ट आपका नंबर 1 पे लिखा है इसको आपने उठा के लास्ट पे ले जाना है। सही है। अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आई एम रीडिंग अ बुक। देखो आई हो गया आपका ये सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट, एम हो गया ये आपका हेल्पिंग वर्ब नंबर 2 पे आ रहा है, ये था नंबर 2 पे आ गया। ये रीड हो गया आपका V1 और ये ING हो गया ऑफकोर्स आपका ING। ये रीड आपका नंबर 3 पे आ रहा है और ING आपका नंबर 4 पे आ रहा था। और ये अब बुक हो गई आपकी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब आ गया, V1 की जगह V1 आ गया, ING आ गया और ऑब्जेक्ट आ गया। चेंज करते हैं, चेंज करेंगे तो पहले कौन आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। कौन है ऑब्जेक्ट, अ बुक। हम भी क्या कर देंगे, चलो कर देते हैं यहाँ पे आंसर। हम भी क्या कर देंगे, अ बुक। अब क्या लगाएंगे नंबर 2 पे, हेल्पिंग वर्ब। अब देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है एम, लेकिन बुक एक सिंगुलर नाउन है, लेकिन उसके साथ में आप एम तो नहीं लगाएंगे, बिकॉज एम जो है वो स्ट्रिक्टली कहाँ आता है, आपके सब्जेक्ट आई के साथ। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर आई के साथ एम लगता है, और अगर बाकी थर्ड पर्सन सिंगुलर होंगे तो आपको क्या लगाना है, ऑफकोर्स आपको इज़ का इस्तेमाल करना है। तो आपने एम की जगह मैक्स टू मैक्स क्या लेकर आया, इज़ या आर लेकर आया। आपने ये नहीं किया कि आप यहाँ पे वॉज लगा रहे हैं, हैज़ लगा रहे हैं, डू डज लगा रहे हैं या फिर डिड लगा रहे हैं। तो आपने क्या किया, एम का ही एक भाई उठा दिया इज़, और इसको आप यहाँ पर नंबर 2 पे लेके आ गए। अब नंबर 3 पे क्या लिखा है, बीइंग। आप भी बीइंग को सेम टू सेम उतार दो। ये बीइंग कहाँ से आया, ये बीइंग आपने ING को कन्वर्ट करके बीइंग में लिखा था, ठीक है। थर्ड फॉर्म देखो, थर्ड फॉर्म किसकी आएगी, ये है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसकी थर्ड फॉर्म भी की स्पेलिंग भी सेम होती है।
लेकिन पढ़ते क्या है, रीड, रेड, रेड। स्पेलिंग वही है, स्पेलिंग चेंज करके आप RED नहीं करोगे, वह होता है लाल रंग, वो अलग चीज़ है। ये क्या है, रेड, मतलब किसका, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब क्या लगाओगे आप, बाय, और लास्ट में क्या लगाओगे, यहाँ पे सब्जेक्ट में आई लिखा हुआ है तो लास्ट में आ जाएगा मी। ठीक, अब सोचो ज़रा, आप यहाँ से अगर ये बीइंग निकाल देते तो आप बोलते अ बुक इज़ रेड बाय मी। तो ध्यान से सोचो, आप लोग करके आए हो पहले से ही, अगर बीइंग ना होता तो ये आपका सेंटेंस बन जाता कैसा, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला। तो सिर्फ एक ये वर्ड इन दोनों को आपस में से अलग करता है कि बीइंग आ गया तो कॉन्टिन्यूअस टेंस है, बीइंग नहीं आया तो प्रेजेंट का टेंस इंडेफिनिट है। ठीक है बच्चा पार्टी, आगे बढ़ते हैं हम इससे। अगला सेंटेंस हम देखते हैं क्या होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ एग्जाम्पल से भी तो आप दोबारा से वीडियो को रिवाइज कीजिए, देखिए रिवर्स करके। डाटा का इशू मत लीजिए, डाटा का इशू लेंगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, है ना। रिवर्स कर करके बार बार देखिए, उतनी बार देखिए जब तक क्लियर नहीं होता। ये तो बहुत ही बेसिक से एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखती हूँ, इसके बाद हम लोग एडवांस के एग्जाम्पल पर भी जाएंगे, तो आपने लेकिन उसके लिए फाउंडेशन को पक्का करना है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपने नेगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अगले सेंटेंस के ऊपर, जिसका नाम है ऑफ कोर्स नेगेटिव सेंटेंस। अब अगर अभी तक आपको सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन में इशू हो रहा है, माने पहचानने में इशू हो रहा है, सेंटेंस आपको फिर से बोल दूँ 4 होते हैं। एक हम कर चुके पॉजिटिव, ये हम करने लगे हैं नेगेटिव, इसके बाद आएगा इंटेरोगेटिव और आखिरी में आएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव, राइट। अगर आपको आइडेंटिफिकेशन इशू है कि कैसे मालूम चले मुझे कि सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो देख लो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर जिसमें हिंदी में तो लिखा होता है नहीं और अंग्रेज़ी में लिखा होता है नॉट या तो फिर नेवर। जिस भी अंग्रेजी के वाक्य में आपको नॉट या नेवर काइंड ऑफ शब्द मिल जाते हैं बिल्कुल प्राइमरी लुक पे, ऑफ कोर्स वो सेंटेंस आपके नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब एक बात जो मैं हर बार दोहराती हूँ, फिर से दोहरा रही हूँ आज, जब भी एक नेगेटिव सेंटेंस होगा और उसमें नॉट का इस्तेमाल किया गया होगा तो नॉट की पोजीशन कहाँ आएगी, नंबर 3 पे। चाहे वो एक्टिव का सेंटेंस हो चाहे वो पैसिव का सेंटेंस हो, नॉट आपको नंबर 3 पर ही लगाना है। इस बात को आप बिल्कुल मत भूलना, कभी भी गलती नहीं करोगे अगर भूलोगे नहीं। अगर भूल गए तो ऑफकोर्स गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो कोशिश करना है, भूलना नहीं है, याद रखना है। नेगेटिव सेंटेंस की पहचान ये है कि नॉट का इस्तेमाल होगा वाक्य में और वो नॉट नंबर 3 पे आ रहा होगा, चाहे एक्टिव हो चाहे आपका पैसिव वॉइस बना हो। अब देखते हैं कैसे करोगे। एक्टिव में आपको क्या मिल रहा होता है, माने आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट आपके सामने कैसा रखा होता है। आपको मिल रहा होता है एक सब्जेक्ट, उसके बाद फिर से वही नंबर 2 पे मिल रही होती है आपको हेल्पिंग वर्ब, और ये देखिए नंबर 3 पे मिल रहा होता है आपको नॉट। ठीक है, अब आ जाओ आगे। आगे आपको मिलेगा V1 और ING। ये 1 है भाई, ये तो पूरा आई लग रहा था, तो ऐसे कर देती हूँ 1, और ऑफ कोर्स लास्ट में लगा होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखते हैं। नंबर 1 पे आ रहा था सब्जेक्ट, नंबर 2 पे आ रहा था ऑब्जेक्ट, और ऑफ कोर्स नंबर 3 पे आ रहा था नॉट। सेंटेंस एक्टिव का हो चाहे पैसिव का हो, नॉट का प्लेस नंबर 3 से नहीं हिलेगा, ये याद रखना। नंबर 4 पे आ गया V1, नंबर 5 पे आ गया आपका ING और नंबर 6 पे आ गया आपका ऑब्जेक्ट। चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, माने पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट को उठाकर आगे लाते हैं और मैं नाम नहीं बदलती, मैं ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ही लिख देती हूँ ताकि बच्चे उलझे ना। लेकिन जैसे ही ये वर्ड आखिरी वाले जगह से उठकर अपने आप को नंबर 1 की पोजीशन पे लेकर आएगा, यहाँ पे आते ही इसका नाम सब्जेक्ट बन जाता है बच्चों। मैं लिखते नहीं हूँ ताकि आप लोग उलझे ना, ठीक है। तो ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट, कहाँ नंबर 6 से उठ के नंबर 1 पे आ गया, इंटरचेंज हो गया ना। नंबर 1 वहाँ जाएगा, नंबर 6 उठ के यहाँ आ गया। नंबर 2 पे हेल्पिंग वर्ब आ रही है, आप भी लगा दो। नंबर 3 पे नॉट लगा हुआ है, आप भी लगा दो। क्या किया अब तक आपने नंबर 6 वाले वर्ड को उठाकर क्या किया, चलो पूरा कर देते हैं। ये नंबर 6 वाले वर्ड को उठा के आपने आगे लेकर आया।
नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब था, सेम जगह रखा, नॉट नंबर 3 में था, सेम जगह रखा। नॉट के बाद क्या करोगे, नॉट के बाद आपको नंबर 5 पे आने वाले ing को चेंज करके बीइंग बना के लिखना है। मैं नंबरिंग चेंज नहीं कर रही हूँ, जैसी है वो लिखूँ ताकि आप पहचान सको। उसके बाद आपके पास वर्ब की फॉर्म थी, फर्स्ट थी, आप थर्ड करके बनाएंगे, नंबर 4 पे थी, आपने कर दी, फिर आपने बाय को एक्स्ट्रा लेकर आया और नंबर 1 पे लिखा हुआ सब्जेक्ट आपका ये चला गया लास्ट में। अब देखो पूरे सेंटेंस में डिफरेंस हुआ क्या क्या। नंबर 1 पे सब्जेक्ट था, कहाँ गया, ये लास्ट में चला गया। नंबर 2 पे हेल्पिंग वर्ब था, सेम जगह आ गई। नंबर 3 पे नॉट था, सेम जगह आ गया। नंबर 4 पे V1 था, लेकिन हमने कहा बचाया उसको 5 के बाद, माने आप 5 को पहले लाए और 4 को आपने ऐसा बस खाली इंटरचेंज किया, ये यहाँ गया और ये आपका यहाँ आया, बस। इसके अलावा तो कुछ चेंज नहीं हुआ। कोई टफ बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा एटम बम का फार्मूला नहीं है जो समझ में ना आए। छोटी सी बात है, हल्की फुल्की चीज़ें आगे पीछे की और आपका एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो गया। आया भी कौन कौन आगे पीछे, वो ऑब्जेक्ट उठ के आगे आया, बाकी दोनों सेम रहे, हेल्पिंग वर्ब नॉट सेम रहा, फिर यहाँ चेंज हुआ और वहाँ चला गया, दैट इज़ इट। इसके अलावा और है क्या इसके अंदर, कुछ भी नहीं है ना। आसान लगा होगा, आई थिंक नहीं लगा है, रिपीट करो 100 बार, 1000 बार, लाख बार, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। हालांकि 100 तो बहुत ज़्यादा हो गया, लाख तो बहुत ज़्यादा हो गया, ऑफकोर्स पहले ही आ जाएगा, लेकिन कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आएगा, और कोशिश नहीं करोगे तो ऑफकोर्स थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो सकता है। चलिए एग्जाम्पल बना के देखते हैं, एग्जाम्पल से जल्दी कैच करता है बच्चा। एग्जाम्पल बोल देते हैं, दे आर ड्राइविंग अ कार। हालांकि सेंटेंस जो है, हाँ ना, नॉट भी तो आएगा, दे अरंट, है ना, अरंट, दे अरंट ड्राइविंग अ कार। हालांकि सेंटेंस थोड़ा सा बेसलेस है, बिकॉज दे का मतलब वो मोर देन 2 ही होंगे और 3 लोग एक कार ड्राइव करें पॉसिबल नहीं है, तो खैर समझाने के लिए कर रही हूँ, खाली कुछ बताना है आपको इसलिए। सेंटेंस है दे आर नॉट, ये क्या बना, अरंट इसका कॉन्ट्रैक्शन है, आर और नॉट को मिला के मैंने छोड़कर कर दिया अरंट, देन ड्राइविंग, देन अ कार। चेंज करें, पैसिव वॉइस बनाओगे तो कैसे बनाओगे, चलो ट्राई करो आप लोग भी। आप लोग क्या करोगे, आप लोग लिखोगे अ कार, पहले दे प्लूरल था, आपने आर लगा दिया, अब की बार कार सिंगुलर है, आप आर की जगह इज का इस्तेमाल करोगे, इज नंबर 2 पे आ गया और नॉट फिर से नंबर 3 पे आ गया। अ कार इज नॉट, अब क्या लगाओगे, बीइंग, अब क्या लगाओगे, ड्रिवन थर्ड फॉर्म पे, बाय, कौन है पीछे, दे, क्या बनाओगे, ऑफकोर्स आप बनाओगे उनका देम। सही था, ये रहे एग्जाम रूल्स और ये रहा एग्जाम्पल। एटलीस्ट कोई चीज़ तो आपके माइंड में जाएगी ही, एग्जाम्पल से नहीं समझे होंगे तो रूल से समझ जाएंगे, जो रूल से नहीं समझे होंगे वो ऑफकोर्स एग्जाम्पल से तो समझेंगे ही। इतने तो बच्चे अच्छे हैं आगे बैठे हुए कि वो चीज़ों को कैच कर सकें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड सेंटेंस की तरफ हम पहुंच गए हैं और मुझे उम्मीद है आपको 2 सेंटेंसेस पक्के तरीके से क्लियर हो गए होंगे। और मैं एक और चीज़ क्लियर करूं आपको, अगर आप बीइंग को निकाल देते हैं, BEING को निकाल देते हैं तो आपका वाक्य प्रेजेंट इनडेफिनिट बन जाता है, समझ गए। तो जब कॉन्टिन्यूअस टेंस कर रहे हो, ING लगा है तो बीइंग ज़रूर लगाना, ING नहीं लगा है तो मत लगाना, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे पूरा इकट्ठा बना के कि कौन प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कौन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ताकि आप पहचान सको कि कहाँ मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके बाद आ गए हम लोग थर्ड नंबर सेंटेंस के ऊपर, और थर्ड नंबर सेंटेंस को बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 का सेंटेंस हम डिस्कस कर रहे हैं। अब किस तरीके से आप एक इंटेरोगेटिव, हिंदी में प्रश्नात्मक वाक्य को पहचानते हैं, क्या लिखा होगा कि आपको जजमेंट हो जाए कि जो लिखा हुआ सेंटेंस है ये प्रश्नात्मक है। तो देखो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर नंबर 1 पे लिखी होती हैं आपको हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का प्लेसमेंट इंटरोगेटिव सेंटेंस में नंबर 1 पे आ रहा होता है। उसके बाद आखिर में जब आप पूरा सेंटेंस लिख चुके होते हो तो आखिर में लगी होती है आपको एक क्वेश्चन मार्क।
तो ये दो चीज़ें अगर आप देख लो, प्राइमरी आपका जो एकदम से लुक जा रहा है उस लिखे हुए वाक्य में आपको दिख रहा है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है, माने कौन आ रहा होगा, इज एम आर टाइप कुछ चीज़ें आ रही होंगी। ये कहाँ आ गई, बिल्कुल शुरुआत में, यानी कि वाक्य इससे शुरू हुआ। वाक्य खत्म होते ही फुल स्टॉप नहीं लगाना है, क्या लगाना है, कर्ची लगा देनी है, माने क्वेश्चन मार्क लगा देना है, माने आपका सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव नेचर का है। पहचान हो गई, चलिए आगे बढ़िए। अब इसके अंदर एक्टिव में आपको क्या मिल रहा होगा, हम डिस्कस कर चुके हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस के शुरुआत में कौन आती है, हेल्पिंग वर्ब। तो हम भी शुरू करेंगे किससे, ऑफ कोर्स हेल्पिंग वर्ब से ही। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक लिख रहे थे हम लोग सब्जेक्ट एंड देन हेल्पिंग वर्ब। अब हमने क्या किया, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, अब ऑफ कोर्स हमको सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, बस वही हमने अगेन इंटरचेंज कर दिया। उसके बाद लगाओगे आप V1 और उसके बाद लगाओगे आप ING। अच्छा एक बात और सुनो, मैं जब बता रही हूँ ना कि आइडेंटिफिकेशन नेगेटिव की ये होती है, इंटरोगेटिव की ये होती है, तो दिमाग में ये मत लेके चलना कि ये सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को बता रही हूँ। जितने भी सेंटेंस है, जितने भी टेंस है, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, सबकी पहचान करने का यही तरीका है। अगर यही इंटरोगेटिव सेंटेंस होता पास्ट इंडेफिनिट का, तब भी सेम तरीके से लिखा जाता, ठीक है। यानी जब भी हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया तो समझ जाना वो टेंस कौन सा है वो बाद की बात है, लेकिन सेंटेंस तो इंटरोगेटिव ही होगा, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे लगाओगे आप ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग अब क्या लगाना है, अब आपने यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाना है, अब आपने यहाँ पे लगाना है क्या, ऑफकोर्स क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए जी, इसी को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम ज़रा देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, नंबर 1 पे आया सॉरी आपका हेल्पिंग वर्ब सॉरी, नंबर 3 पे आ गई आपकी ऑफकोर्स V1, नंबर 4 पे आ गया आपका ING और नंबर 5 पे आ गया आपका ऑब्जेक्ट। चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब नंबर 1 पे लिखी है, पैसिव में भी नंबर 1 पर ही लिखी जाएगी, कहीं और नहीं जाएगी। उसके बाद नंबर 5 वाला ऑब्जेक्ट उठाकर आगे ले आओगे, उसके बाद नंबर 4 वाला ING उठाकर आगे ले आओगे, यानी कि बीइंग बनाकर आगे ले आओगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गया, ये जो नंबर 3 पे लिखी थी यहाँ पर आ जाएगी। अब अपनी ओर से एक वर्ड जोड़ोगे जिसका नाम होता है बाय, और अब नंबर 2 पे लिखा हुआ सब्जेक्ट लास्ट में ले जाओगे, और ये चला गया नंबर 2 का लास्ट में, और आखिरी में वो जो क्वेश्चन मार्क है उसका इस्तेमाल करोगे, ठीक है। ये तो हो गया रूल। अब समझो एग्जाम्पल के साथ कैसे करेंगे हम, एग्जाम्पल लेकर आते हैं। इज माया इनवाइटिंग हर फ्रेंड्स, कोई माया है क्या, उन्होंने अपने मित्र लोग को बुलाया है, ऐसा वो पूछ रहा है। इज माया इनवाइटिंग हर फ्रेंड्स, पैसिव वॉइस बनाओ तो देखो कैसे बनेगा, कोशिश करो, चलो अब तो आता है ना, मुझसे पहले ट्राई कर लिया करो। अब देखो यहाँ पे इज लिखा हुआ है बिकॉज माया सिंगुलर थी, और यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स और ये प्लूरल है। अब बस हल्का सा दिमाग इस तरफ भी रखना कि ज़रूरी नहीं कि इज आया तो आप भी इज रखो, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई मैं इसका इजी रखूँ या मेरे को चेंज करके कुछ एम या आर भी लगाना पड़ेगा। चेक कर लो, फ्रेंड्स प्लूरल है, एस लगा हुआ है आगे, बहुत सारे मित्रगण हैं, तो आप इस का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन इसका एक भाई उसका नाम क्या है, आर, तो आप यहाँ पे आर लगा दोगे, आर हर फ्रेंड्स। देखो आर ऑब्जेक्ट हर फ्रेंड्स, अब क्या करना है, बीइंग, ये कहाँ से आया, इस ING में से, बीइंग। थर्ड फॉर्म क्या होगी, ऑफ कोर्स इनवाइटेड बाय, और माया क्योंकि एक नाम है, एक संज्ञा है, संज्ञा बदलनी नहीं जाती, वो जैसी होती है एक्टिव में वैसी रहती है पैसिव में, तो आप भी चेंज नहीं करेंगे और माया को आप सेम टू सेम माया ही लिख देंगे। क्लियर हो गया, हमने डिस्कस कर लिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का थर्ड सेंटेंस जिसका कि नाम होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये रहे रूल और ये रहे एक्टिव और पैसिव के एग्जाम्पल आपके सामने। आखिरी सेंटेंस डिस्कस करेंगे जिसका नाम होता है
इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। बस मुझे 5 सेकंड दो, जितने मैं बोर्ड रब करती हूँ उतने आप थोड़ी सी अपनी आंखें रब कर लो। लगातार स्क्रीन की तरफ देख रहे होंगे ना, थक जाती होंगी आंखें भी तो। ठीक है, चलो लौट के आ जाओ, बोर्ड रब हो गया, आप भी लौट के आ जाओ। नंबर 4 का सेंटेंस का नाम होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, माने सवाल भी कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं। अब इस तरह के सेंटेंस को पहचानने का तरीका देख लो। इंटरोगेटिव है तो वही तरीका, नंबर 1 पे यानी कि सेंटेंस के शुरुआत में वही हेल्पिंग वर्ब लगी होगी। नेगेटिव है इसका मतलब वही नंबर 3 पे नॉट का इस्तेमाल हो रहा होगा, और क्योंकि शुरुआत इनसे हुई थी, शुरुआत इंटरोगेटिव ने की थी, तो आखिर में यानी कि लास्ट में लगे के आएगा वही आपके पास क्वेश्चन मार्क वाला वर्ड। सेम, बस क्या डिफरेंस हुआ, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, इसके पहले आपने सेम बात की थी। अगर आप एकदम से देखोगे और आपको दिख रहा है कि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत किया, नॉट नंबर 3 पे आ गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आंख बंद करके बोल देना सेंटेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव का है। टेंस कौन सा है वो नहीं बता रही हूँ अभी, ठीक है। बोर्ड बंद करता है इसके ऊपर, इजेमार है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, डू डज है प्रेजेंट इंडेफिनिट, डिड है पास्ट इंडेफिनिट, हैज हैव है प्रेजेंट परफेक्ट, हैड है पास्ट परफेक्ट, वॉज वर है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, विल शिल है फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, वो हो गए टेंसेस आपके। चलो आ जाओ एग्जाम्पल, सॉरी पहले बनाते हैं आपके रूल। एक्टिव का रूल देख लेते हैं क्या होगा। सबसे पहले क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आता है, लिख दिया हमने भी हेल्पिंग वर्ब, ऑफकोर्स उसके बाद हम सब्जेक्ट लगा देंगे। नंबर 3 पे नोट आता है, लिख दिया हमने भी नोट, फिर हमने V1 अलॉन्ग विद ING लगा देना है, और आखिर में हम पुट कर देंगे ऑब्जेक्ट को, और लास्ट में हम लगा देंगे ऑफकोर्स क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आएगा, ऐसा मत करना कि फुल स्टॉप भी लगा रहे हो और क्वेश्चन मार्क भी लगा रहे हो, ठीक है। ये फुल स्टॉप नहीं था, ये ऐसे है। चलो पैसिव बनाए इसका। पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ एक्टिव, हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा पैसिव। आ गया नीचे, ऑब्जेक्ट को उठा के आगे ले आओ, ले आए। नॉट नंबर 3 पे था, नंबर 3 पे रखो, रख दिया। नंबर 4 पे इसको पहले लेकर आना है, ये आप लेकर आ गए बीइंग को। उसके बाद थर्ड फॉर्म लगानी है, ये आपने लगा दी थर्ड फॉर्म। बाय किया, बाय मत कर देना, बाय मतलब बाय लगाया, ठीक है, किया नहीं है, अभी तो पढ़ेंगे आगे थोड़ा सा और सब्जेक्ट को लगा दिया, और आखिर में वही क्वेश्चन मार्क यानी कड़छी वर्ची जो भी बोलते हैं वो आपने लगा दी। लग गई, ये हो गए रूल। अब बनाए एग्जाम्पल। चलो देखो एग्जाम्पल, देखोगे तो क्या एग्जाम्पल बनाया जाए आपके लिए। आर साहिल एंड राहुल नॉट ईटिंग पिज़्ज़ा, फुल स्टॉप नहीं, गलती हो गई, सॉरी, क्वेश्चन मार्क आना था। पिज़्ज़ा देखकर पानी तो नहीं आ गया मुंह में, मम्मा भूख लगी, ऐसे मत बोलने बैठ जाना, चुपचाप फटाफट पूरा वीडियो देखो, उस पर भाग जाना है ना ठीक है, पिज़्ज़ा बाद देखा देना जाके। मैंने यहाँ पे आर का यूज़ किया, क्यों? बिकॉज 2 नाम आ रहे थे, एक साहिल नाम, दूसरा आ रहा था राहुल नाम, और बीच में लगा हुआ था एंड। अब मैंने बताया था आपको एंड का मतलब होता है प्लस, माने एक साहिल और दूसरा राहुल मिलके कितने हो गए, 2 लोग। 2 लोग हो गए तो आपने लगा दिया आर। क्या खा रहे हैं, पिज़्ज़ा। अब आप मुझे बताओ पिज़्ज़ा एक होता है कि बहुत सारे होते हैं? हो सकता है आप में से बहुत बच्चे बोल रहे हो एक होता है, और हो सकता है आप में से बहुत सारे बोल रहे हो कि एक तो होता है लेकिन उसके आगे वो जो पीस या स्लाइस कुछ भी बोलते हैं वो स्लाइस उसमें ज़्यादा होते हैं। दोनों में कैटेगरी सही है, लेकिन जब हम ओवरऑल की बात करते हैं तो ओवरऑल में ऑफकोर्स जिन्होंने एक के लिए कहा था वो सही है। पिज़्ज़ा या कोई भी खाने की आइटम काउंटेबल हो, सॉरी अनकाउंटेबल होती है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो आप उसको पिज़्ज़ा को बोलेंगे अनकाउंटेबल। अब आप बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि नहीं भाई हम तो गिनते हैं कि पिज़्ज़ा में 1 स्लाइस आया, 2 स्लाइस आया, 3 आया, 4 आया, 6 आया, तो कुछ 10 भी आता होगा, मुझे पता नहीं है।
ठीक है। ऑफ कोर्स पिज़्ज़ा में जब आपने गिना तो आपने पिज़्ज़ा नहीं गिना, आपने पिज़्ज़ा के स्लाइस गिना कि पिज़्ज़ा में कितने स्लाइस थे। या आपने कहा मैंने 2 पिज़्ज़ाज ऑर्डर किए। नॉर्मल बोलने में सही लगता है कि मैंने 2 पिज़्ज़ाज ऑर्डर किए, लेकिन आपने 2 पेयर ऑफ पिज़्ज़ाज को आपने, पेयर तो नहीं बोलेंगे ऑफ कोर्स, पेयर तो नहीं होता ये, आपने 2 वर्ड भूल रही उस वक्त में, तो आपने 2 पिज़्ज़ाज ऑर्डर किए हैं, ठीक है फाइन। लेकिन पिज़्ज़ा जो है वो कैसा होता है, ऑफ कोर्स अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल है तो आंसर यहाँ बना लेते हैं ना, थोड़ा सा मैं बोर्ड रब कर दूँ और आपके लिए मैं आंसर यहाँ बना देते हैं। ध्यान रखना है खाने की आइटम अनकाउंटेबल सिंगुलर होती है। लो शोर भी शुरू हो गया, लोग बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं अपने लॉकडाउन का, काम कुम कर करा के। खैर हमारा भी ख़त्म होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या बोलेंगे, इज़ पिज़्ज़ा नॉट, अभी क्या आएगा, बीइंग ईटन बाय साहिल एंड राहुल, और आपने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो बच्चा पार्टी हम डिस्कस कर लिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस रिपीट कर लेते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है, पैसिव में भी इज एम आर ही होती है। मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म या फिर V1 ING लगती है और पैसिव में थर्ड फॉर्म लगती है। ING की जगह आपको बीइंग लगाना होता है। सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब नंबर 1 या 2 पे करनी होती है। तो अगर क्लियर नहीं होगा वीडियो को दोबारा से देखना, आज रेस्ट मार लेना, कल वापस से लौट के आना, इसको पढ़ना, फिर देखना। ऑफ कोर्स एक दिन आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाने वाला है। कोई बहुत टफ नहीं है। मैं फिर से बोल दूँ, कोई एटम बम नहीं बना रहे हम लोग या कोई बहुत बड़े हलनाने के रॉकेट्स बना रहे हैं हम लोगों ने। सिंपल से काम करने हैं यार, सिंपल से अंग्रेजी है, प्यारी सी भाषा है, सीख लो, मसला क्या है, ठीक है। तो अब इसको समझो, पढ़ो, घर में रहो, अपना ख्याल रखो, मस्ती करो, एंजॉय करो। हाँ पिज़्ज़ा खा लेना जाके, ठीक है। चलो बाय।